हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। लेटेस्ट अमेंडमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें 101वां संविधान संशोधन जो किया गया था 2016 में, आप सबने याद किया होगा अच्छे से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी जो है वो 101st अमेंडमेंट के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया है संविधान के अंदर। फिर 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 में हुआ। इसके जरिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को गठित किया गया आर्टिकल 338 बी के तहत, विच डील्स विद द स्ट्रक्चर, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ एनसीबीसी। फिर है 103rd अमेंडमेंट 2019 में हुआ था ये। इट इंट्रोड्यूसेस अ 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस का। आप सर्टिफिकेट बनवाते होंगे आप में से कुछ लोग, तो ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया था 103वें संविधान संशोधन के जरिए, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में एम्प्लॉयमेंट के लिए ईडब्ल्यूएस के तहत 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फिर 104th अमेंडमेंट जो है 2020 में हुआ था। इसके ज़रिए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में जो एससीज और एसटीज़ को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, हमेशा 10 साल के लिए उसे एक्सटेंड किया जाता है। तो ये 104वां अमेंडमेंट लेकर आया गया था, जिसमें अगेन 10 सालों के लिए आगे इसको एक्सटेंड कर दिया गया है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में एससीज और एसटीज़ के लिए रिजर्वेशन। एक चीज़ और याद रखिएगा कि हर बार क्या होता था कि एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन भी एक्सटेंड कर दिया जाता था 10 साल और, पर इस साल एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में रिजर्व सीट होती थी उन्हें हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। फिर 105th अमेंडमेंट एक्ट 2021 का। इट रिस्टोर्स द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स टू आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। मतलब सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करना है और उनको स्पेसिफाई करना है, तो ये पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड की गई है 105वें अमेंडमेंट के जरिए। फिर है सबसे लेटेस्ट 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 का। नारी शक्ति वंदन अभिनंदन इसका नाम था। इसके तहत 33% रिजर्वेशन महिलाओं को प्रोवाइड किया गया है लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली असेंबली में। ठीक है, तो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हो गए। अब आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अभी एनटीपीसी के एग्जाम में ही पूछा गया है, विच लैंग्वेजेस वर एडेड इन द 8th शेड्यूल इन द 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 71वें संविधान संशोधन के जरिए 8th शेड्यूल के अंदर कौन सी लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है। तो ये लैंग्वेजेस हैं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अभी हम देखते हैं तो 8th शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेजेस हैं। इनिशियली 14 थी, केवल 14 लैंग्वेज थी, अभी 22 हो गई हैं बढ़ के। तो 22 जो हुई हैं 14 से बढ़ के किस तरह हुई, तो 15वीं लैंग्वेज जो ऐड की गई थी वो सिंधी थी 21st अमेंडमेंट के जरिए 1967 में। फिर हुआ 1992 में 71st अमेंडमेंट, जिसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया। और 2003 में 92nd अमेंडमेंट हुआ, जिसके जरिए बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को किया गया। तो इस तरह से 14 से बढ़कर हो गई हैं 22 लैंग्वेजेस। विच आर्टिकल वॉज एडेड अंडर द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये है आर्टिकल 43B। 57वां जो संविधान संशोधन था 97th, इसके तहत आर्टिकल 43B को जोड़ा गया। 43 है तो कौन सा पार्ट है ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज का पार्ट। ठीक है, डीपीएसपी का हिस्सा है। अब इसके जरिए क्या ऐड किया गया संविधान में, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए ऐड किया गया था। The state shall endeavor to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies. 43B inserted by the 97th Constitutional Amendment Act। और ये एक्ट कब लाया गया था, 2011 में। क्या क्या चेंजेस किए गए थे, तो नया आर्टिकल इंक्लूड किया गया 43B, नया सेक्शन इंक्लूड किया गया पार्ट 9B, और पार्ट 3 जो है हमारा, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसके अंदर आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज C, इसे भी ऐड किया गया और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फॉर्म करना हमारा फंडामेंटल अधिकार बनाया गया। तो ये सभी चेंजेस किए गए थे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू। 74वां संविधान संशोधन संबंधित है अर्बन लोकल बॉडीज से, म्यूनिसिपैलिटीज से या फिर नगर पालिका से। नगर पालिका अर्बन लोकल बॉडी है जो कि सिटी पॉपुलेशन को एडमिनिस्टर करता है और ऐसे शहरों को जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच हो। नगर पालिका ही म्यूनिसिपैलिटी है, ठीक है, एक ही नाम है। अब ये जो अमेंडमेंट लाया गया था इसके तहत पार्ट 9A को जोड़ा गया संविधान में, विच डील्स विद म्यूनिसिपैलिटीज। 74th अमेंडमेंट एक्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1992। फोर्स में ये 1 जून 1993 को आया। पार्ट 9A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर्स आर्टिकल 243P to 243ZG।
अब इसी के तहत 12th शेड्यूल शामिल किया गया संविधान के अंदर। और पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अगर बात करें भारत में कब सेटअप हुआ था, तो आज़ादी से पहले पहली बार 1688 में 1688 में मद्रास में पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गठित किया गया था। When was the special right and privy purse enjoyed by the Indian princely states abolished? प्रिवी पर्स को अबॉलिश किया गया था 1971 में, 1971 में। अब ये प्रिवी पर्स क्या था, तो जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, आज़ादी जब हुई तो हमारे यहाँ से क्या हुआ, राजतंत्र खत्म हो गया, गणतंत्र हमने अपना लिया अपने संविधान को लागू करने के साथ में। तो अब जो प्रिंस थे, जो राजा महाराजा थे, जो रजवाड़े थे, अब उनका क्या होगा, क्योंकि उनका जो इनकम है वो राजा थे तो टैक्सेस वगैरह लेते थे, तो ऐसे उनका सब चलता था। अभी क्योंकि हमें राजतंत्र ख़त्म करना है तो कुछ तो प्रोवाइड करना था, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट्स को क्या दिया जाता था, उन्हें प्रिवी पर्स दिया जाता था, स्पेशल राइट्स दिए जाते थे। प्रिवी पर्स के रूप में मंथली इनकम या ईयरली इनकम वो उनके लिए बांध दी गई थी। तो अब आज़ादी के इतने सालों बाद उसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। शुरुआती तौर पर देना, क्योंकि भारत को एक करना था, तो वो शुरुआती तौर पर देना वो ज़रूरी था, इम्पॉर्टेंट था, ताकि सहमति से सभी राजा महाराजा और रजवाड़े जो हैं भारत का पार्ट बन जाएं। लेकिन इतने सालों बाद ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए 1971 में इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी भारत की, उस समय पर प्रिवी पर्स को अबॉलिश कर दिया गया। अभी अमेंडमेंट कौन सा था, 26th अमेंडमेंट था 1971 में। इसमें आर्टिकल 291 और 362 इनको ओमिट किया गया, ठीक है, इसमें ओमिशन किया गया। पेमेंट्स ऑफ प्रिवी पर्स वर मेड टू द फॉर्मर रूलर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन एक्ट ऑफ आर्टिकल 291 एंड 362। तो इन्हीं आर्टिकल्स के तहत उन्हें पेमेंट्स प्रोवाइड की जाती थी प्रिवी पर्स की, जिसको बाद में ओमिट कर दिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन 105th अमेंडमेंट एक्ट 2021 रिलेटेड टू, तो ये हमने बहुत स्टार्टिंग में ही देखा था, ये रिलेटेड है SEBCC, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने का काम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को दे दिया गया, ठीक है। वो पावर स्टेट्स के हाथों में दे दी गई। अब इसके तहत कौन कौन से आर्टिकल्स, कौन कौन से अनुच्छेदों में चेंज किया गया, तो ये थे आर्टिकल 338B, 342A और 366। 15 अगस्त 2021 से ये जो एक्ट है लागू हो जाता है। 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 हैज़ बीन अमेंडेड विच आर्टिकल, तो इसके तहत आर्टिकल 19 को अमेंड किया गया। हमने देखा है ये, है ना, NTPC में पूछा गया और दोबारा से एक क्वेश्चन पूछा गया थोड़ा सा इसमें चेंज करके। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया इस संवैधानिक संशोधन के जरिए। 3 चेंजेस किए गए जो हमने देखे थे। फंडामेंटल राइट्स में चेंज किया गया, आर्टिकल 43B ऐड किया गया और पार्ट 9B को संविधान में ऐड किया गया, जिसका टाइटल था द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है GST वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच अमेंडमेंट एक्ट, GST को इंट्रोड्यूस किया गया 101वें संविधान संशोधन के जरिए। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। बाकी चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली। एक ये याद रखिएगा, आर्टिकल इसमें 279A शामिल किया गया संविधान में GST को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और बताया गया संविधान में कि GST काउंसिल को फॉर्म किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, जो GST को एडमिनिस्टर और गवर्न करेगा। फाइनेंस मिनिस्टर इस GST काउंसिल का हेड होगा, चेयरमैन होगा। What percentage of reservation has been given to women in Lok Sabha and state assemblies under the 106th Constitutional Amendment Act 2023? तो 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में 106th अमेंडमेंट के जरिए। इसका नाम था एक्ट का नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 1/3 सीट्स इसमें महिलाओं के लिए डायरेक्टली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडीज में रिजर्व कर दी गई। 1/3 मतलब 33%। और साथ में दिल्ली के लिए भी। इट ऑल्सो इंसर्ट्स न्यू आर्टिकल्स 330A, 332A into the constitution to provide for the reservation of seats for women in the Lok Sabha and state legislative assemblies respectively। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द 105th Constitutional Amendment Act restored the power of which entity to identify SEBCs? ये भी NTPC में ही पूछा गया है इसी साल। SEBCs सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए पावर किसे दी गई, हम पीछे देख चुके हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई। ये सारा फिर से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, ये वही एक्ट्स हैं जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, और ये लेटेस्ट वाले हैं ना, 101 से लेकर 106 अमेंडमेंट जो है, इनको बिल्कुल रट लीजिएगा, ठीक है। अगला आते हैं, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स एम्पावर्स पार्लियामेंट टू एस्टेब्लिश कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर देन 2 स्टेट्स? कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिसके जरिए पार्लियामेंट को, संसद को ये अधिकार दिया गया कि वो किसी एक स्टेट या
एक से ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी एक हाई कोर्ट बना सकता है। तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1956 में, जिसके ज़रिए क्या क्या बोला गया। पहली चीज़ तो ये कि किसी एक स्टेट के लिए या फिर एक से ज़्यादा स्टेट के लिए एक ही गवर्नर को अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। सेम पर्सन को एक या एक से ज़्यादा स्टेट का भी गवर्नर बनाया जा सकता है। फिर स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था ये वाला अमेंडमेंट एक्ट। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। और इसमें ये भी बोला गया कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कोई छोटा सा स्टेट है तो उसका भी अलग से हाई कोर्ट बनाया जाए। Which one of the following amendments to the constitution is related to the lowering of the age of voters? वोटर्स की एज 21 से कम करके 18 साल की गई है। कब किया गया? 61st अमेंडमेंट के जरिए 1988 में। लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए वोटर्स की एज 21 थी पहले, उसको कम करके कर दिया 18। और इसके लिए कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया? आर्टिकल 326 के अंदर। After being passed by both the Lok Sabha and Rajya Sabha, the Competition Amendment Bill 2023 received the President's assent, on which date to become the Competition Amendment Act 2023. तो डेट है 11 अप्रैल 2023, ऑप्शन सी करेक्ट है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पास होकर प्रेसिडेंट की असेंट इसे मिल गई थी। इसके ज़रिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए कुछ चेंजेस किए गए थे। These amendments are expected to improve the regulatory framework and ensure a fair competitive environment in the market. The Act also includes provisions to simplify the procedure for approval of mergers and acquisitions. The Central Universities Amendment Bill 2023 was passed for the establishment of Samakka Sarakka Central Tribal University in which state? यह है तेलंगाना। तेलंगाना में समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को स्टेब्लिश करने के लिए इस बिल को पास किया गया था, लाया गया था। इसके लिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 का है, इसमें अमेंड किया गया इस बिल के ज़रिए। तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में इस यूनिवर्सिटी को स्टेब्लिश करने के लिए ये सब किया गया था। Which constitutional amendment bifurcated the combined National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes into two separate bodies? तो ये है अमेंडमेंट 89th अमेंडमेंट जो कि 2003 में किया गया था। इसके ज़रिए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब एससीज और एसटीज़ के लिए अलग अलग नेशनल कमीशन बना दिए गए थे। इससे पहले कंबाइंड नेशनल कमीशन था एससी एसटीज़ दोनों के लिए, आर्टिकल 338 के तहत। फिर बाद में क्या किया गया? 338 और 338 ए भी उसमें शामिल कर दिया गया और दोनों के लिए अलग अलग नेशनल कमीशन बनाए गए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द कॉन्स्टिट्यूशन 100th अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स? तो 100वां अधिनियम, संशोधन अधिनियम ये लेकर आया गया 2015 में। CHSL प्री में एक क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में ही। 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 में हुआ, जिसके ज़रिए इंडिया और बांग्लादेश दोनों के बीच में टेरिटरीज़ का ट्रांसफ़र किया गया था। असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा, इनकी टेरिटरीज़ जो हैं उस एरिया में, क्योंकि बांग्लादेश पड़ता है तो वहाँ पर एक्सचेंज किया गया था टेरिटरीज़ को, ठीक है, ट्रांसफ़र किया गया था एक दूसरे की कंट्रीज़ में। मतलब बांग्लादेश ने कुछ टेरिटरीज़ हमें दी और हमने कुछ टेरिटरीज़ बांग्लादेश को दी थी। द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2023 इंक्रीज द एज लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल फ्रॉम, इसका आंसर है 67 to 70 ईयर्स। जीएसटी ट्रिब्यूनल का जो प्रेसिडेंट होता है उसकी एज लिमिट बढ़ा दी गई। 67 एज थी पहले एज लिमिट जो थी, फिर इसको बढ़ाकर 70 ईयर्स कर दिया गया। और मेंबर्स की एज लिमिट जो है 65 थी पहले, जिसे बढ़ाकर 67 कर दिया गया। सिक्किम बिकम अ न्यू स्टेट बाय, सिक्किम एक नया स्टेट कब बना? 36th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1975 के तहत। इसमें 371F ये आर्टिकल जोड़ा गया संविधान में, जिसमें कुछ प्रोविजन किए गए, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली सिक्किम में बनाई जाएगी ऑफ नॉट लेस देन 30 मेंबर्स, 1 सीट इन लोकसभा एंड 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। गवर्नर इज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द स्टेट। प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड एनी लॉ टू द सिक्किम एज अप्लाइड इन अदर स्टेट्स। तो ये सारे चेंजेस किए गए थे जब सिक्किम को एक नए स्टेट के रूप में गठित किया गया था। नेक्स्ट है ऑन 7 नवंबर 2022 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड द रिजर्वेशंस फॉर द वीकर सेक्शन EWS के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ब्रॉड दिस रिजर्वेशन इन द फर्स्ट प्लेस? तो यह है 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो हमने देखा ही था पीछे 2019 में, जिसमें EWS कैटेगरी बनाई गई जिसको 10% रिजर्वेशन दिया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और एम्प्लॉयमेंट में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असर्टेड अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़?
तो ये है 42 अमेंडमेंट के ज़रिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान के अंदर शामिल किया गया था और 51A के तहत हमारे पास सारी ड्यूटीज़ दी गई हैं। कितनी ड्यूटीज़ हैं टोटल? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, और ये 11 की 11 यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ठीक है, 51A के तहत ही सारी मेंशनड है। Which constitutional amendment makes provision for the reservation of seats for SCs and STs in Lok Sabha and state assemblies? ये है 79th अमेंडमेंट जो कि 1999 में पास किया गया था। इसके ज़रिए SCs और STs को जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको 10 साल के लिए बढ़ाया गया था। हर बार 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है, तो उस टाइम पर एंग्लो इंडियंस के लिए भी इसको एक्सटेंड किया गया था, लेकिन अभी रिसेंट वाले में एंग्लो इंडियन का हटा दिया है। Which of the following articles was amended in the Constitution 5th Amendment Act 1955? ये आर्टिकल 3 1955 में हुआ था, फिफ्थ अमेंडमेंट किया गया था। इसके ज़रिए क्या किया गया था? एम्पावर द प्रेसिडेंट टू फिक्स द टाइम लिमिट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और बाउंड्रीज और स्टेट का नाम जो है, इसकी पावर जो है ये भी, इसके लिए भी प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया था। ठीक है, आर्टिकल 3 के तहत ये आता है प्रोविज़न, जिसको अमेंड किया गया था 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए। 7th अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, जिसमें स्टेट्स का पहले का क्लासिफिकेशन अबॉलिश कर दिया गया था। मतलब पहले स्टेट्स को 4 कैटेगरीज में बांटा गया था, कैटेगरी A, B, C और D, तो इसे अब हटा दिया गया 1956 में। और कुछ चीज़ें की गई थी, जैसे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरीज, कॉमन कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एक्टिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। फिर 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1960 में, जिसके ज़रिए 10 साल का वो रिजर्वेशन जो SC/ST का होता है उसको बढ़ाया गया था। 10th अमेंडमेंट 1961 में हुआ, इनकॉर्पोरेटेड दादर नागर हवेली। और 11th भी 1961 में हुआ, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसीजर को चेंज किया गया। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, ये प्रोविजन डाला गया। अकॉर्डिंग टू क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 239A, any law created by the Parliament for Puducherry shall not be considered an amendment to the Constitution for the purposes of which article? संविधान में संशोधन के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 368 है, तो यही इसका आंसर होगा। आर्टिकल 239A की बात यहाँ पर की गई है, तो ये क्या कहता है? ये पार्लियामेंट को पावर देता है टू क्रिएट लोकल लेजिस्लेचर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। इसे 1962 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसे आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाता है। मिजोरम हैज़ बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ अ स्टेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? इसका आंसर है 53rd अमेंडमेंट के ज़रिए मिज़ोरम को एक स्टेट के रूप में एक स्टेट का स्टेटस मिज़ोरम को दिया गया था। 52nd के ज़रिए एंटी डिफेक्शन लॉ का लागू किया गया था। 53rd में मिज़ोरम को एक स्टेट का दर्जा दिया गया था। 54th में जजेस की सैलरी वगैरह वो इंक्रीज की गई थी। 55th में गवर्नर को स्पेशल पावर दी गई थी consequent to the formation of state of अरुणाचल प्रदेश। Which amendment has made the right to education a fundamental right? तो ये है 86th अमेंडमेंट जो कि हुआ था 2002 में। इसके तहत आर्टिकल 21A शामिल किया गया, जिसके तहत राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। फिर DPSP जो है उसमें भी चेंज किया गया आर्टिकल 45 के तहत। इट मेड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर और DPSP। ठीक है, तो याद रखिएगा 86th अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1976 का है, स्टेट्स दैट इंडिया इज़ अ सेक्युलर नेशन। सेक्युलर इसका आंसर होगा, और हमारी ये प्रस्तावना है। ठीक है, इसमें जो हम सेक्युलर शब्द देख रहे हैं ये हमेशा से संविधान के अंदर नहीं था, बल्कि इसे 42nd अमेंडमेंट के ज़रिए संविधान का पार्ट बनाया गया था। अब 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे चेंजेस उसके दौरान किए गए थे, जैसे कि पार्ट 4A शामिल किया गया संविधान में, और आर्टिकल 51A जिसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ संविधान के पार्ट बनाई गई। फिर आर्टिकल 39A को जो कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है। 43A को जो कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट की बात करता है। 48A जो कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट की बात करता है। इन सभी को DPSP में शामिल किया गया था। आर्टिकल 32, 131, 226 और 368 इन सभी को अमेंड किया गया था। फिर आर्टिकल 172 इसके तहत लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो ड्यूरेशन है, जो टेन्योर है, वो 5 से बढ़ाकर 6 साल किया गया था, जिसको बाद में फिर से चेंज कर दिया गया, पर इसमें ये किया गया था। आर्टिकल 352, 356, 360 इन सभी को चेंज किया गया था। ये सभी कौन से आर्टिकल्स हैं? इमरजेंसी प्रोविजंस हैं इनमें।
फिर एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, इन सभी को स्टेट लिस्ट से हटाकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। आर्टिकल 200 के अंदर अमेंडमेंट किया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के गठन के लिए, क्रिएशन के लिए एक नया पार्ट शामिल कर दिया गया। सेंटर और स्टेट के बीच में पावर बैलेंस को डिफाइन करने के लिए कुछ और चेंजेस किए गए थे ताकि सेंट्रलाइजेशन को और मजबूत बनाया जा सके। तो कुछ चेंजेस किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द नंबर ऑफ सेंट्रल मिनिस्टर्स हैज़ बीन लिमिटेड टू 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो सेंट्रल मिनिस्टर्स का नंबर टोटल मेंबर्स के कितने परसेंट हो, ये चीज़ को फिक्स किया गया 91st अमेंडमेंट के ज़रिए। और ये अमेंडमेंट 2003 में हुआ था, जिसमें बोला गया कि 15% टोटल लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के 15% ही मिनिस्टर्स हो सकते हैं। मतलब टोटल मेंबर्स के मैक्सिमम 81 मिनिस्टर्स हो सकते हैं। पहले इस तरह का फिक्स प्रोविजन नहीं था। Which of the following articles on fundamental duties was added to the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act? तो ये है 51A, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया। हम बात कर चुके हैं इस पर। Which of the following constitutional amendment bills is related to the provision of modifying the list of scheduled caste in Tamil Nadu? तो ये है Constitutional Scheduled Caste Order Amendment Bill 2021। नेक्स्ट आते हैं, which amendment of the Constitution provides that no law passed to give effect to directive principles of state policy contained in Article 39B and C shall be deemed to be void on the ground that it abridges the rights conferred by Article 14 and 19। मतलब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लेकर क्या बोला जाता है कि वो अगर उनका हनन हो रहा है किसी भी तरीके से तो हम उनको लेकर कोर्ट में जा सकते हैं, लागू करवा सकते हैं। लेकिन बोला गया है कि अगर डीपीएसपी के आर्टिकल हैं, आर्टिकल 39B और C, इन्हें लागू करने के लिए अगर हमारे फंडामेंटल राइट 14 और 19 ये अगर कहीं से इनका हनन हो रहा है तो उन डीपीएसपी को तब भी हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। कौन सा अमेंडमेंट था? 25th अमेंडमेंट 1971 में किया गया था। ठीक है, और इसके ज़रिए फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया गया था मेनली। ठीक, नेक्स्ट है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो साउथ अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है इसको साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। अब यहाँ पे बोरोड फीचर दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम डिटेल में कर लेंगे इसको बाद में, पर फिलहाल अमेंडमेंट्स देखें उन पर फोकस। Amendments of the Constitution of India which one of the following amendments of Constitution of India converts the Union Territory of Delhi into the National Capital Region of Delhi? तो ये दिल्ली के लिए ये 69th अमेंडमेंट है जो कि 1991 में लेकर आया गया था। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रूप में इसमें डेजिग्नेट किया गया और दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। नेशनल कैपिटल टेरिटरी के रूप में इसको डिक्लेयर कर दिया गया। इसके ज़रिए दिल्ली में स्टेट असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी क्रिएट किए गए। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के इस एक्ट के बाद बने थे आदित्यनाथ झा। आर्टिकल 239AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गेव द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। Which of the following constitutional amendments inserts the special officer for linguistic minorities who is known as the Commissioner for Linguistic Minorities in India to investigate all the matters relating to the safeguards provided for the linguistic minorities in India under the Constitution and report to the President? मतलब सिंपल सा है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कौन से अमेंडमेंट के ज़रिए संविधान में डाला गया? तो इसके लिए 7th अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, जिसमें ये भी प्रोविज़न था कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट के लिए सेम गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है, दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए एक ही हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। इसी में ये बोला गया था कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ बनाया जाएगा, जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के जो भी राइट्स हैं उन्हें सेफ गार्ड करने का काम करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019? तो ये कंट्री है भूटान। 2019 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश, इन 3 कंट्रीज़ की बात की गई है, भूटान इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, by which constitutional amendment OBCs have been given 27% reservation in the admission to educational institutions? तो OBCs को 27% रिजर्वेशन दिया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ये किया गया था 93rd अमेंडमेंट के ज़रिए, जो कि हुआ था 2006 में। 94th अमेंडमेंट भी 2006 का है, छत्तीसगढ़ और झारखंड की टेरिटरी से संबंधित था। 95th अमेंडमेंट 2020 में 2020 तक के लिए, मतलब 10 सालों की लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनमें
SC/STs के लिए जो बढ़ाया गया था इनका रिजर्वेशन वो था। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये है 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कि हुआ था 1978 में। 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, इसलिए उसे कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो चीज़ें उसमें मनमानी करने के लिए की गई थी उन सभी को हटाने के लिए 44वां संशोधन लाया गया 1978 के अंदर। इसी के तहत राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। ठीक है, पहले ये आर्टिकल 31 में था, बाद में इसे एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A में। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायत्स। पंचायत के लिए 73rd अमेंडमेंट किया गया 1992 में, और इसको तो अच्छे से पढ़ा ही है हम लोगों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बैंड फ्लोर क्रॉसिंग बाय द मेंबर इलेक्टेड ऑन अ पार्टी टिकट टू द लेजिस्लेचर। बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ है जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए लागू किया गया था। 15 फरवरी 1985 से ये इन्फोर्स हो गया था। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून है ये। द एजुकेशन विच वॉज इनिशियली अ स्टेट सब्जेक्ट वॉज ट्रांसफर टू द कंकरेंट लिस्ट बाय द 42nd अमेंडमेंट। हमने देखा था ना कि कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जिन्हें स्टेट लिस्ट से हटाकर कंकरेंट लिस्ट में कर दिया गया था, तो उनमें से एक एजुकेशन भी है। अब यहाँ लास्ट में लिस्ट दी गई है, तो आपको PDF मिलेगी, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ भी पॉज कर करके पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको। जितने इंपॉर्टेंट है वो तो हमने क्वेश्चन के थ्रू कर ही लिए हैं, पर आपको यहाँ एक साथ देखना है तो ये सब मेंशन कर दिए गए हैं। ये रिसेंट वाले याद रखिएगा, 101 से लेकर 106 वाले तो बहुत अच्छे से। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।